हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं अपने पॉलिटी के पीवाईक्यूज़। सीडीएस के जो पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ रहेंगे 5 इयर्स के जो पीवाईक्यू हैं हम देखने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे 2025 से और हम कहाँ तक जाएंगे 2020 तक जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। हम हर एक चीज़ को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इवन जो डीपीएसपी है वो भी आपको इस जो सीरीज़ है इसके एंड तक टिप्स पे करवाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, डीपीएसपी हो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, हर एक चीज़ की जो ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करी जाएंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसकी मदद से आप जो आपने जो मेमोरी में अपनी जो सारी चीज़ें रिकॉल करने की जो पावर है वो आप बढ़ा सकते हैं विद ट्रिक्स, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर हमें जो ट्रिक्स हैं वो फॉर श्योर याद आएंगी। ओके, जब अगर कंडीशन रहेगी कि आपको जो ये लेक्चर है ये बहुत अच्छे से देखना है और जो लास्ट में आपको 3 होमवर्क के लिए काम दिया जाता है वो आपको पूरे दिल और जान से करना है। ओके, देखो ऑलरेडी अगर हम बात करें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो ऑलरेडी हम अपने प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो कैब की उसको कंप्लीट कर चुके हैं। 2019 तक के वो कैब हमने देखे हैं, स्टूडेंट डिमांड। और जो सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा साइंस है वो अभी चल रहा है, रनिंग में है, उसके भी पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं डेली चैनल पर। प्लीज़ उसको भी विजिट करना जाकर, बहुत हेल्प कर रही है। स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उनको देखकर बहुत खुशी मिलती है कि उनको ये जो सीरीज़ है हमारी ये हेल्प कर रही है। टेलीग्राम चैनल पर भी अब तो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, वो अपनी क्वेरीज़ हैं वो पूछ रहे हैं। डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस वगैरह डाले जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में उनके आंसर्स भी देते हैं, फिर वो डिस्कशन होता है उन सब का, ताकि आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और रिवीजन है वो तो सुदृढ़ हो जाए। चाहे आपको बाण की शैया पर लिटाकर क्वेश्चन पूछ ले पर आप वो क्वेश्चन ना भूले। ठीक है, अब देखो जो थर्ड सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, ऑलरेडी हम इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो हमने सबसे पहले इसी का ही कंप्लीशन किया था। ठीक है, चलो। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा है पॉलिटी। अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बस मैम आपने वोकैब ही करवाया है, जी नहीं, हमने सिर्फ वोकैब नहीं करवाया है। ठीक है, जो फिलप्स वाली है, जो एक नया पैटर्न चला है ना, ये मैच द कॉलम वाला की वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच का, सॉरी फिलप्स नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच का जो नया पैटर्न चला है वो ऑलरेडी, एक मिनट यहाँ पर ना थोड़ी वैसे होगी, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं इंग्लिश में। पार्ट ऑफ स्पीच है उसका हम कवर कर चुके हैं, जो न्यू पैटर्न है उससे हमने क्वेश्चन देखे हैं विद ट्रिक। हर एक चीज़ की ट्रिक है हमने डिस्कस करी है। ठीक है, जो हम वो कैब है वो कर चुके हैं, पीवाईक्यूज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। वो कैब की इंग्लिश के ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। साइंस है वो चल रहा है और अब हमने स्टार्ट कर दी है पॉलिटी को भी हम पूरी ट्रिक से। देखो लक्ष्मीकांत सबको पता है एक स्टैंडर्ड सोर्स है, बट स्टिल इसमें हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर हमें क्या काम देगा, यहाँ हमें स्मार्ट वर्क है वो काम देगा। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, किस चीज़ को पढ़कर हम अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और थोड़े से इनपुट के साथ। ओके, तो इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा एंड तक। फॉर श्योर आप खुद ही कहोगे कि मैम सच में ये जो सीरीज़ है इसने बहुत हेल्प करी है हमारी एग्जाम में, हर एक चीज़ को याद करने में, कैसे ट्रिक्स के साथ कैसे रिलेट करना है चीज़ों को, हर एक चीज़ में बहुत हेल्प हुई है। ठीक है, अब देखो हम इस सीरीज़ में जो ऑलरेडी इंग्लिश का तो हम स्टार्ट कर चुके हैं ना। अब इंग्लिश में जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो रहेंगे होमोनिम्स, अगेन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। होमोनिम्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे वो भी। अब देखो पॉलिटी में और हमारी जो एक क्लास का रिचुअल रहता है कि हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, पूरे पीवाईक्यू की सीरीज़ जब हम खत्म करते हैं उसके एंड तक हमें खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार ये मैम ने टॉपिक बताए थे स्टार्टिंग में और सच में बहुत रिपीट हुए हैं। जैसा कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ करी थी उसमें की थी ये चीज़ और ये चीज़ हुई भी। तो चलिए अब पॉलिटी में भी आजमा लेते हैं। ठीक है, देखो पॉलिटी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सारी चीज़ें जो बेसिक है ना, इवन जो बेसिक हमारा है इसमें तो आप चाहे सारे की ही बात कर लो। फॉर एग्जांपल जो हमारे डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और जो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी। ठीक है, तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम रहेगा, यानी कि चैप्टर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला जो यूनिट है लक्ष्मीकांत में वो आपको करनी है। ये यूनिट आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसे यहीं से देख
देख लोगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कंपनी रूल लगा है, क्राउन रूल, जो एक्ट्स है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद जो कंपनी के एक्ट आए, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर श्योर हम उसको करेंगे कैसे, आप याद रख सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शेड्यूल्ड लैंग्वेज की, अगर हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात करें, या फिर जो हमारे मतलब कौन सी आती हैं, कौन से एक्ट से वो अमेंड हुई है, हमारे जो शेड्यूल्स हैं, जो 12 शेड्यूल्स हैं, ये तो मतलब MTR हैं, ठीक है। MTR कैटेगरी में हम इनको रखेंगे, मतलब कि मुझे तो रट लो भाई, शेड्यूल्स को रट लो, मत छोड़ो उनको, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ें करेंगे अपनी क्लासेस में। यहाँ जो पार्लियामेंट का एक चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाले में, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है ना, ये मैं आपको एक शॉर्ट के थ्रू अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पर प्लीज़ उस शॉर्ट को जाकर देख लेना, उसमें आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी एक PDF टाइप में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप उस PDF को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो DPSP है भाई, फंडामेंटल राइट है, ये तो छोड़ने वाली ही चीज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो हमारी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर है, ये तो समझ लो पेनेसिया है, ठीक है। बताओ पेनेसिया का मतलब क्या है। ऑलरेडी हमने जब पेन वर्ड कवर किया था, रूट वर्ड तो किया था, इस वर्ड को भी कवर। चलो बताओ पेनेसिया का मतलब क्या है। पार्लियामेंट तो पेनेसिया है हर चीज़ की, ठीक है। इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी, ठीक है। और जो हमारा इलेक्शन वाला चैप्टर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चंस की तो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। अब आप कहो कि मैम आपने तो कहा था सारे क्वेश्चंस की नहीं कह सकते, बट फॉर एग्जांपल अगर 20 क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसमें से 16 to 17 क्वेश्चन ईजिली इन्हीं चैप्टर से कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन क्लासेस को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्ञान हो गया है आपके लिए, है ना। चलो वैसे ज्ञान ये बहुत काम की चीज़ है भाई, मजाक में मत लेना, देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन, अगेन ये जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन है ना उसी से ही है, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस GST इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स। अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हम करेंगे। UPSC ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये तो मतलब कुछ हैरानी वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या पूछा है कि जो GST है वो कब लागू हुई थी, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लागू हुई थी। तो वो कौन सा है, 101st अमेंडमेंट है। देखो 102nd इसमें दे रखा, 104th, 106 सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए है। ये कौन से उसमें लागू हुई थी, 101st अमेंडमेंट ईयर कौन सी थी, 2016 की इसकी ईयर थी, ओके। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, एक बार वो और देख लेते हैं, है ना। देखो अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो वो क्या क्या रहेंगे, जैसे कि मान लो GST काउंसिल को हेड कौन करती हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी वो इसको हेड करेंगी। आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसका आर्टिकल 279A आर्टिकल है इसका, ठीक है। जो अगेन हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा वोटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। जो हमारी स्टेट्स की वोटिंग है वो है 2/3, और जो हमारी सेंटर की वोटिंग है वो क्या रहेगी, 1/3 रहेगी, ओके। सेंटर की और स्टेट की वोटिंग है वो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं ये। और इससे क्या दिखा रहा है कि जो हमारा सेंटर है वो यहाँ पर स्ट्रोंग है, ओके। इसके कोरम की बात करें तो कोरम भी इसमें कितना चाहिए, 75% है ना, वोटिंग चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन ये सारी चीज़ें देखो, 104th वो एंग्लो इंडियन जो सीट्स होती थी ना, उसमें जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, इनमें जो सीट्स होती थी ना एंग्लो इंडियंस की, वो हटा दी गई थी 104th अमेंडमेंट के बाद, ओके। 101st हमारा GST का हो गया, 102nd ये NCBC जो कमीशन है उसका हो गया, ठीक है। इसको इवोल्व किया गया था। और जो 106 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये आपको याद रखनी है, ये नारी शक्ति वंदन एक्ट। इसमें क्या किया गया था, जो विमेन के लिए रिजर्वेशन है ना उसके लिए एक बिल पास किया गया है विमेन, हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है बट स्टिल ये बिल पास हो चुका है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब देखो इसमें है कि नोबेल प्राइज है वो मोर देन वंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है। अगेन देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ये पहले भी पूछा है UPSC ने, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसका 80% हमें मिल जाए आउटपुट, ठीक है। जो 20% रहता है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो 20% कोई भी नहीं करता है, कोई भी 100% करके नहीं जाता किसी भी एक सब्जेक्ट का, क्योंकि खाली पॉलिटी से ही तो आपको पास होना नहीं है, और भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है हमारा, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस है, ये भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको भी तो पढ़ना है ना। अगर हम सारा ध्यान पॉलिटी पर ही दे देंगे, बस हमें अपना टारगेट रखना है कि हम 80% जो सिलेबस मोस्ट रिपीटेड है उसको कवर कर ली, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, UNHCR, बाकी को सबको एक बार ही मिला है। देखो ILO है, इसको एक बार मिला है, WFP है, इसको एक बार मिला है, यूनिसेफ को एक बार मिला है, सिर्फ हमारी ये जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसको ही हमारा मिला है 2 बार, ठीक है। ये जो नोबेल पीस प्राइज है 2 बार, 1954 में और 1981 में। ये ईयर्स आपके लिए है कि भाई किसी को इंटरेस्ट आए तो आप याद कर सकते हो, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो CBC से पूछ लिया गया है, अगेन ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें आएगा, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उनके अंदर आता है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। अब देखो CBC कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये बॉडीज़ हैं, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करी, इनकी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल उनको अपॉइंट कौन करता है, उनका टेन्योर कितना है, मतलब उनकी टर्म ऑफ सर्विस कितनी है, और वो रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं। इन 3 पॉइंट्स में आपकी ये सारी बॉडीज़ हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, चौथा पॉइंट तो ये पहला तो ये रहेगा बेव कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। सेकंड हमारा रहेगा उनके टेन्योर का, और थर्ड पॉइंट रहेगा रीअपॉइंटमेंट का। तो जितनी भी बॉडीज हैं इस फॉर्मेट में आप बना सकते हो अपने नोट्स, ओके। CBC क्या है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं। कमिटी टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ CBC हैज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर्स। जी हाँ, जो कमिटी होती है इनको रिकमेंड करती है, उसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं एक मेंबर, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इनके अदर मेंबर्स के बारे में भी बताना है, ठीक है। हमने पढ़ लिया एक, तो बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो, in certain circumstances the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of central vigilance commissioner, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप है और ये नेक्स्ट लाइन से शुरू है, ठीक है। कोई नहीं, इतनी तो मिस टाइपिंग हो जाती है ना। इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस है जिसमें देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है ना कि कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसको हम डिनाई ही करेंगे, है ना। इसमें कह रहा है कुछ ऐसी सर्टेन सर्कमस्टांसिस आती हैं जिसमें लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट जो ग्रुप है अपोजिशन का, वो उस कमेटी में हो सकता है, रिकमेंड कर सकता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। देखो, जीवन में एक रूल याद रखना, किसी भी चीज़ को ना कहना बहुत मुश्किल है, हाँ कहना बहुत आसान है। क्योंकि अगर उसका इतना 0.0001% भी कहीं से आपको क्लू मिल गया ना, तो वो ट्रू ही मानी जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ओनली लगा रखा है, अगर कोई एक्सट्रीम, हालांकि सारी ओनली की स्टेटमेंट गलत भी नहीं रहती है, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी मैक्सिमम जो ओनली की जो स्टेटमेंट्स है वो एक्सट्रीम में काउंट होती है और वो गलत होती हैं, क्योंकि किसी चीज़ को ना कहना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो, ठीक है। अगर छोटा सा भी, इतना सा भी पॉइंट मिल गया ना कहीं, तो उसको हम ट्रू मानेंगे। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है हमारी, ओके। चलो, यहाँ अगेन वो डेज़ हैं, डेज़ और डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार इसका एक डेटा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कंपाइल होकर, ठीक है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स हैं जो न्यूज़ में है या फिर जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जा रहे हैं, उनकी एक PDF है वो लास्ट में आपको मिल जाएगी, ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 सितंबर को। याद रखना है, डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, 15 अगस्त को हम अपना मनाते हैं ना, उसके बाद आता है 15 सितंबर। तो देखो, एक महीने बाद ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे आप देखो, डेट्स भी हमें लिंक करके ही याद करनी है, ऐसे तो याद भी नहीं होंगी, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति आयोग का है हमारा। नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का क्या है। तो देखो, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऑलमोस्ट ना हर एक साल में नीति आयोग के रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे या और किसी एरिया से। तो नीति आयोग इन इट सेल्फ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ चेयरपर्सन। जी हाँ, दिस इज़ ट्रू कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं, ओके। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं लद्दाख के, वो भी मेंबर हैं। हाँ जी, जितने भी गवर्नर्स हैं, चाहे वो आप यूनियन टेरिटरी की बात कर लो या फिर स्टेट की बात कर लो, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूनियन टेरिटरी डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, तो है गवर्नर ऑफ लद्दाख है, वो भी इनका पार्ट है। तो इसमें भी हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हो जाती है, ओके। चलो, नेक्स्ट देखो, अगेन देखो, नेशनल कमीशन फॉर NCW है ना, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के ऊपर क्वेश्चन आगे नहीं हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम पढ़ते हैं। देखो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी हाँ, ये एक एक्ट के थ्रू बनी है, ओके। 1992 का एक्ट था, उसके थ्रू बनाई गई थी। इट हैज़ मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। हाँ जी, अगर देखो वीमेन के लिए बनाई गई हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड, अगेन कॉमन सेंस की चीज़ है ना, ये बिल्कुल सही रहेगी। इट हैज़ मैंडेट, ये मैंडेट 2 बार है, कोई नहीं, एक बार काट दो। इट हैज़ मैंडेट टू गवर्नमेंट टू एडवाइस ऑन ऑल पॉलिसीज मैटर्स अफेक्टिंग
वीमेन। जी हाँ, अब इसका काम ही ये है, इसीलिए बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारी तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओके, देखो 1992 का जो एक्ट है उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश करी गई थी। ओके, चलो, which amongst the following is the largest language is the latest language to be included in the 8th schedule। अब बोलिए जी। हाँ जी मैम, हमें बहुत दिक्कत आती है ये लैंग्वेजेस याद करने में, इनके जो ईयर्स हैं ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई हैं। चलो, ईयर्स तो एक दफ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ईयर्स नहीं पूछते, इतना डीप में नहीं जाते हैं, बट इनकी जो अमेंडमेंट है ना, एक तो इनकी अमेंडमेंट और एक लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई है, ये बहुत पूछते हैं, है ना। तो हाँ जी मैम, हमें दिक्कत भी बहुत आती है, अगर बहुत पूछते हैं तो हमें दिक्कत भी बहुत आती है। तो चलिए आज इस दिक्कत का ही इलाज करते हैं, है ना। चलो, प्लेसिबो आपको दवाई दी जाएगी, ठीक है, जो आपको क्या करेगी, आपके पास बीमारी नहीं है इसको भूलने की, बट स्टिल आपको दवाई दी जाएगी कि आप इसको भूले ही ना कभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहेगा, अमेंडमेंट और लैंग्वेज। देखें एक बार इसको याद करते हैं। देखो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं, ये भी याद कर लो, ठीक है। इससे हमारा एक शेड्यूल याद हो गया कि 8th जो शेड्यूल है, 8 दिशाओं में अगर आपको घूमना है ना, इसको कैसे याद करोगे, 8 दिशाओं में अगर आपको घूमना है तो आपको क्या याद रखनी पड़ेंगी, उनकी लैंग्वेजेस याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बिना लैंग्वेज याद करे आप 8 दिशाओं में नहीं घूम पाओगे, ऐसे आप याद करोगे। ओके, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो अशोका के जो 11 शायद कुछ पिलर्स वगैरह थे उसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अमेंडमेंट और लैंग्वेज, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है 21 71 इज इक्वल टू 92। इन दोनों का जोड़ करोगे तो जोड़ के देख लो, 92 है, कोई 93 बोले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना 93 कैसे हुआ, ठीक है। 21 याद रखो। देखो सिर्फ ये ट्रिक है, यहाँ पर किसी की भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। वी डू नॉट वांट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स इन एनी वे, ओके, एनी हाउ। तो प्लीज़ हमें ये राइट मिला हुआ है, हमने ये राइट लिया है, आप कह सकते हो कि ट्रिक्स के लिए हम किसी को भी स्टेक पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ काम ही है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। अब देखो हम याद करेंगे ट्रिक के थ्रू, सिद्धू, कमीना, बदमाश, ठीक है, ये याद रखना आपको, सिद्धू, कमीना, बदमाश, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो कैसे याद रखोगे आप इसको। सिंधी लैंग्वेज है वो हमारी कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई है, 21st अमेंडमेंट से। ओके, सिंधी लैंग्वेज, सिद्धू, कमीना, बदमाश, जो सिंधी लैंग्वेज है वो हमारी 21st से ऐड हुई है। फिर देखो कमीना में क्या है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तीनों में लास्ट में आई आ रहा है और राइम भी कर दिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सी अमेंडमेंट से, 71st से। अब देखो बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकण जो कोस्ट है वो गोवा में है, तो वहाँ पर लोगों के पास मनी बहुत है, ठीक है, इसीलिए वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, नेपाल में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। बोडो डोगरी वाले क्या हैं, मैथिली संथाली हैं, ठीक है, मैथिली लोग हैं, संथाली लोग हैं, बोडो डोगरी बोलने वाले। और ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू है, 92nd अमेंडमेंट के थ्रू है। अब देखो एक 96 अमेंडमेंट भी है, उसमें नेम चेंज किया गया था, ओडिया नाम रखा गया था, ओडिया जो ओडिशा की लैंग्वेज है उसका, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो अब बताओ कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि लेटेस्ट कौन सी है इनमें से, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यहाँ अलग हो रही है मैथिली जो सबकी लेटेस्ट भी है, सबसे 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी मैथिली लैंग्वेज। ओके, आप देखो इसमें भी लिखी गई हैं सारी चीज़ें, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, उसी सीक्वेंस में, बदमाश के सीक्वेंस में, बस ये थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर कमीना याद रख लेना, ठीक है। ओके, उसको क्या चाहिए था, मनी चाहिए था। कमीना क्यों था वो, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, मनी चाहिए था, और मनी आते ही वो क्या बन गया, बदमाश बन गया। ऐसे याद कर लो, है ना। याद करने के हज़ारों तरीके हैं, बस आप याद करने वाले होने चाहिए। क्लास को एंड तक देखते ही नहीं हो, ठीक है, तो प्लीज़ क्लास का एंड तक देखा करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट्स है वो ऑप्शंस में गिवन है, तो तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा कहते हैं, और तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट सीट्स हैं अभी तक। ओके,
सिर्फ ये जो डेटा गिवन है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है स्टेटमेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। देखो इट इज़, अब देखो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है यार ये, मतलब इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। वो कहते हैं ना आनंद, LIC की पॉलिसी लोगे तो आपको आएगा आनंद ही आनंद, परम आनंद, ऐसे ही समझ लो बस इसको एक बार, ठीक है। चलो समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 86 लिख लेते हैं इसको, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, एज एडिड राइट टू एजुकेशन चैप्टर। देखो लैंग्वेज पढ़ना, क्या चालाकी खेली है, एडिड राइट टू चैप्टर एजुकेशन टू व्हाट, DPSP। आर यू श्योर कि ये DPSP नहीं जी। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ आएगी कि जो हमारी 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसमें एडिड नहीं, उसमें मॉडिफाई तो करा था, किसमें मॉडिफिकेशन हुई थी DPSP में। और वो मॉडिफिकेशन क्या थी कि पहले क्या था 6 to 14 की, मतलब उसमें सीधा लिखा था कि 14 ईयर्स तक की एज को एजुकेशन वो फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, उस एज को बिलो 6 ईयर रख दिया गया DPSP में, ठीक है, बिलो 6 ईयर रख दिया गया। अब देखो ये चैप्टर ऐड किस में हुआ था, ये चैप्टर ऐड हुआ था हमारा फंडामेंटल राइट में, 21 आर्टिकल A, ठीक है, आर्टिकल 21A में ऐड हुआ है फंडामेंटल राइट का, और साथ में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें ऐड हुआ था ये, ठीक है। तो चैप्टर न्यूली एडिड हुआ था फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और मॉडिफिकेशन किसके अंदर करी गई थी, मॉडिफिकेशन करी गई थी DPSPs में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ओके नेक्स्ट देखो, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, बोथ फंडामेंटल राइट भी है और DPSP है, ठीक है। अगर सपोज करो भाई राइट टू वर्क अगर आपको फंडामेंटल राइट दे दिया, आपका मौलिक अधिकार दे दिया, तो बेरोजगारी होती देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है क्या वो होती देश में अगर आपका ये फंडामेंटल राइट होता, जी नहीं होती। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये हमारा DPSP है। और DPSP है, देखो देख लेते हैं एक बार। देखो आर्टिकल जो 41 है इसको आप याद कैसे करोगे, इसमें 3 जो हमारे राइट्स दिए गए हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एक है राइट टू एजुकेशन है, और एक और है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक कमेंट सेक्शन में बताना, बस इतना याद है क्योंकि ट्रिक के थ्रू याद किया था। देखो 4 - 1 = में 3 बनाते हैं ना, तो 3 वो क्या है, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, एक और है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। राइट ही है वो भी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं, पर देखो इसको ऐसे याद करोगे, 4 में से एक गया 3 कौन से बच गए हमारे, ये बच गए, और जो हमारा 21A है वो 86 अमेंडमेंट में न्यू चैप्टर वो ऐड हुआ था, तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो जाती हैं। ओके चलो देखो नेक्स्ट, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन अब बहुत बार आ चुका है, UPSC ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया अलग अलग एग्जामिनेशंस में, ठीक है, लेकिन उसका जो आंसर है ना वो हमेशा क्या रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि जो ये UPSC देता है ना उसमें मैक्सिमम में आंसर्स था ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें भी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीज़ें। आर्टिकल 12 क्या करेगा, स्टेट की डेफिनेशन देता है, ठीक है, आर्टिकल 12। और चलो बताओ DPSP में कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट की डेफिनेशन को बताता है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, DPSP में कौन सा आर्टिकल स्टेट की डेफिनेशन को बताता है। देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी और लोकल अथॉरिटीज़ जो इंडिया में वो भी, तो सारी की सारी इंक्लूड होंगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। देखो एक छतरी के अंदर बना दिया कि आर्टिकल 12 है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताएगा, और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज़। ओके चलो अब देखो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इन, करेक्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हमने अपनी क्लास की घुट्टी पढ़ी हुई है कि हमें यहाँ सबसे पहले देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें करेक्ट है। पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को तो आप किसी भी कोस्ट पे छोड़ ही नहीं सकते। पंचायती राज है हमारा, पंचायती राज है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ का है, उसमें सबसे ज़्यादा पंचायती राज वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट वाला इंपॉर्टेंट है, इतना तो स्टेट पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पार्लियामेंट वाला है। तो इस चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसमें स्पीकर की पावर है, ठीक है, और जो डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन है, और बजट है, सब कुछ इसमें है, ठीक है। देखेंगे, देखो एक क्वेश्चन तो यही आ गया, द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सुओ मोटो, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है सुओ मोटो कि अपनी ही केस को वो दोबारा से कंसीडर कर सकता है, तो ऐसे ही स्पीकर के पास भी पावर है। देखो स्पीकर वैसे बहुत पावरफुल बंदा है पार्लियामेंट का, ठीक है, वो बात अलग है कि वो अपनी पावर्स का इतना इस्तेमाल नहीं करता है, बट स्पीकर है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। देखो सुओ मोटो एक्शन वो ले सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। और क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है, अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस, जी हाँ ये भी सही है, ये जो प्रिविलेज का क्वेश्चन है उसके ऊपर प्रायोरिटी है, ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर।
अब देखो द प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको कि इसमें बोला है कि जो प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन है उसके अगेंस्ट फ्रीडम है। देखो इसमें क्या है, अगर हम डीप में जाके पढ़े इसमें थोड़ा, जो सिविल केसेज है ना वहाँ पर तो इम्यूनिटी है ये, बट जो क्रिमिनल केसेज है ना वहाँ इम्यूनिटी नहीं है ये, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में ये इम्यूनिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट को हम रोंग ही लेंगे। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सिविल केसेस में है इसमें इम्यूनिटी कितने 40 डेज की, बट क्रिमिनल केसेस में कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एडजमेंट मोशन। देखो अगेन ये पार्लियामेंट वाला जो हमारा चैप्टर है वहीं से उठाया गया है डायरेक्ट। देखो लाइन टू लाइन उठाई गई हैं चीज़ें, लाइन टू लाइन एग्जैक्ट। एडजमेंट मोशन जो पार्लियामेंट में पास होता है उसके बारे में पूछा है, नोट करेक्ट। अगेन घुट्टी याद रखो भाई, ठीक है, ये नहीं भूलनी है बिल्कुल भी, ठीक है। किसी भी कीमत पे मैं तो ये सहन ही नहीं कर पाऊंगी कि आप ये चीज़ भूल गए कि करेक्ट नोट करेक्ट वाला, ठीक है। मैं तो सच में सोच भी नहीं सकती ये चीज़। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एज इट इज़, लाइन उठा के दी गई है। अर्जेंटमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, क्योंकि जो हाउस में जो अदर प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना, अदर प्रोसीडिंग्स जो चल रही होती है उनको ये बंद कर देता है, क्योंकि बहुत अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर ही उठाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारी, ठीक है। हालांकि आंसर नहीं है रुको एक मिनट, ठीक है। दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। दैट मे इवन बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होता है। देखो जो अर्जेंटमेंट मोशन है ये क्या है, जो करंट गवर्नमेंट जो चल रही है उसकी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह होता है, ठीक है। ये इवन आपकी राज्यसभा में भी पास नहीं हो सकता, ये भी आपको याद रखना है, ये राज्यसभा में भी पास नहीं हो सकता अर्जेंटमेंट मोशन। तो स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे आप नहीं ले सकते इसमें। हाँ, जो कोर्ट है उसका ले सकते हो, उसकी जुरिस्डिक्शन चाहे कहीं तक भी हो वहाँ पर हो सकता है कोर्ट्स के केसेस में, बट स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट, इसमें नोट करेक्ट ही पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो चेयर है उसके पास, हाँ जी, चेयर कौन होता है, इनका स्पीकर ही होता है। स्पीकर के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है कंसेंट को। ओके चलो, समझ आ रही है। देखो अर्जेंटमेंट मोशन है वो अलाउ किया गया है, यूनियन मैटर्स में ही हो सकता है, स्टेट मैटर्स में वो नहीं हो सकता है। ओके ये चीज़ आपको याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन हमने जब ज्योग्राफी की सीरीज करी थी तो वहाँ पर हमने डूरंट लाइन का देखा था, ठीक है। दूर रहना किससे, अफगानिस्तान वालों से, है ना, ये चीज़ हमने देखी थी ना। अफगानिस्तान वालों से कहाँ क्या रहना है, अफगान ही लिख देते हैं यार, अफगान वालों से क्या रहना है, हमें दूर रहना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं वो एक भी वॉर नहीं जीत पाए थे, इसलिए उन्होंने बोला भाई दूर रहेंगे इनसे। तो डूरंट लाइन वहाँ थी और ये हमने पढ़ी भी है। और ये देखो आ गई एक और, तो ये क्या थी हमारी, पाकिस्तान और इंडिया। वहाँ पर लाल हमेशा ही रेड लाइट जली रहती है, ठीक है, कि भाई खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो कौन सी लाइन आएगी, वो रेड क्लिफ आएगी, ठीक है। और मैक मोहन है वो अरुणाचल और जो हमारी चाइना है, जो चाइना हमारा तो नहीं है खैर, अरुणाचल प्रदेश है और जो चाइना है उन दोनों के बीच में ये, या चाइना मान लो या तिब्बत मान लो, तो इन दोनों के बीच में है ये मैकमोहन लाइन है, ठीक है। मैकमोहन तिब्बत या फिर इसको हम चाइना का पार्ट भी मानते हैं। ओके जो भारत है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कुछ मिस टाइपिंग हो गई थी, रिपीटेड सेंटेंस, तो इसीलिए बॉक्स लगा दिया ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ओके चलो, रेड क्लिफ देख चुके हैं हम, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। डूरंट देख चुके हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन है वो इंडिया और चाइना के बीच में, यानी जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है उसमें। ओके अब देखो एक पर्सनैलिटी गिवन है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं ये, उनके बारे में पूछ रखा है। नोट करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ये फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट रही हैं जो एक मैन कॉलेज में, जी हाँ बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, ठीक है। बहुत डीप में जाके क्या करोगे, कभी कभी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगेन हमने जो 80-20 का रूल बनाया है ना उसको हम फॉलो करेंगे, देखना फिर आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर, जी हाँ बिल्कुल सही है। और ये मेडिकल प्रोफेशनल भी थी, बिल्कुल सही है। बट ये भारत रत्न इनको नहीं मिला था, इनको मिला था पद्मश्री, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म भूषण, सॉरी पद्म भूषण अवार्ड मिला था, ठीक है, ना कि भारत रत्न। ओके चलो, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंसेस ऑफ
पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो फाउंड करी जा सकती है किसके कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन है वो से रिलेटेड ये मिलती है। तो WHO तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हटा दो भाई, हाँ एटॉमिक एनर्जी का हो सकता है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का हटा दो। फिर देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ वार पे ही इम्फेसिस नहीं है। सिंस वार बिगन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन, कि भाई माइंड्स ऑफ मैन के ऊपर ही है, तो ये एजुकेशन से रिलेट कर रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर तीनों हैं इसके पिलर्स। ठीक है, यूनेस्को इसको हम बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, तो ये फर्दर रेफरेंसेस के लिए याद रख लेना। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड IPC। हाँ जी, तो ये तो मतलब हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी कि IPC 1816 है वो फर्स्ट लॉ कमीशन था हमारा, और जो IPC 1816 है वो भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। अगेन ये जो हमारा करंट अफेयर्स में भी रह चुका है ये काफ़ी बार, तो वहाँ से भी हमने बहुत बार पढ़ा है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ही हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ओके, देखो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो मैकाले की आई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1860 में आया था और 2023 में इसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, BNS कर दिया गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, ये है बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन बनाया गया था उसके रिगार्डिंग है। तो जो हमारा फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था वो कौन सा था? केलकर। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग आई केलकर कमीशन। ठीक है, काका केलकर कमीशन था हमारा, वो था पहला बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बना था, तो ये बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था, तो देखो सिर्फ 2 ही बैकवर्ड क्लास कमीशन बने थे, सेकंड और फर्स्ट, बस ये 2 ही बने थे, तो ये आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। थर्ड तो कोई बना ही नहीं था, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मंडल जो कमीशन था ये कौन सा था हमारा? सेकंड वाला था, थर्ड नहीं था, इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो पहली इसमें बिल्कुल सही है। तो सेकंड कौन सा था हमारा? मंडल था, नोट थर्ड। ओके, देखो कितनी हार्ड वर्क किया जा रहा है आप सभी के लिए, हर एक चीज़ को ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना एक रिदम में काम करता है। जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक अपने अंदर इम्प्रिंट रखता है। इसीलिए ना हर एक चीज़ को आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। देखो हर एक चीज़ को, इवन हर एक क्वेश्चन को जो बन सका ना, हर एक चीज़ को आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया गया है। तो प्लीज़ PDF ये फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इनका फ़ायदा उठाओ यार, पूरा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अब देखो इसमें निर्भया फंड का एक क्वेश्चन था कि एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। ठीक है, हम एक कॉर्प है वो एक रूट वर्ड भी पढ़ेंगे जिसका मतलब है डेड। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अपनी शॉर्ट्स में। विच इज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इज एडमिनिस्ट्रेड बाई। कौन करता है इसको एडमिनिस्टर? तो देखो पता है, सच बताऊँ ना, तो जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा ना, तो मेरे को खुद कन्फ्यूजन था, किन दो में कन्फ्यूजन था, ये तो मैंने आउटराइटली काट दिए थे, लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन आया होम अफेयर्स में और फाइनेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस आएगा। ठीक है, अक्सर हम होम अफेयर्स हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं ना वो होम अफेयर्स ही संभालता है। ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रख लेना। अगर मैं कन्फ्यूज़ हुई हूँ मतलब कोई भी आप, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कंफ्यूज हुई हूँ तो मतलब ज़रूरी नहीं है हर कोई होए, बट स्टिल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है, इसमें देखो नोडल एजेंसी प्लान कौन करता है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन इसके फंड्स कौन संभालता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसका भी कौन सा डिपार्टमेंट? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ओके, देखो निर्भया फंड कितना अच्छा एक्सप्लेन्ड है यार, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। हमारे टाइम पर ऐसा होता ना, मज़ा ही आ जाता है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारे जो 2025 1 का जो पार्ट है, पार्ट 1 खत्म हुआ पॉलिटी के PYQs का। ठीक है, जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो पार्ट 2 देखेंगे। ओके, और देखो स्कीम्स की मैं बता दूँ एक बार आपको कि स्कीम्स जो हमारी रहेंगी वो हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, उसमें सारी की सारी स्कीम्स जो PYQs में आई हैं उनको देख लेंगे एक बारी में ही, ताकि बार बार है ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए स्कीम्स को अभी के लिए छोड़ दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, आपकी एक क्लास हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हो ज्वाइन। और ये हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, हैंडल है एक और, इस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अपनी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो आप पूछ सकते हो यहाँ जाकर। ठीक है, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, जहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो चलो आपके लिए 3 काम रहेंगे। पहला काम रहेगा रिवाइज करना, दूसरा काम रहेगा रिवाइज करना, और तीसरा काम रहेगा रिवाइज करना। ठीक है, ये तीनों काम आपके लेंगे, रिवाइज करना है हर एक चीज़ को। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए कुछ हेल्प कर रही हैं, तो आप हमारे जो छोटू सा चैनल है इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय।